हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग खान सर के द्वारा तैयार किया गया डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग डेली जीके जीएस का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी या दरोगा या फिर रेलवे का हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टेस्ट में आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, तो हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाद क्षेत्र है? यानी किन नदियों का अपवाद क्षेत्र इन दो राज्यों में है, हिमाचल और उत्तराखंड में है? तो रावी, ब्यास, सतलज और यमुना, इन चारों नदियों का जो है प्रवाह क्षेत्र आपका हिमाचल और उत्तराखंड में है। और झेलम का जो है यह अपवाद क्षेत्र यह हिमाचल और उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 5। 2 नंबर इसका सही उत्तर है, झेलम नहीं होगा। झेलम का अपवाद क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में इसका अपवाद क्षेत्र है। आगे देखिए 2 नंबर, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी सबसे अधिक उपयुक्त काजू खेती के लिए कौन सा मिट्टी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन विधि के द्वारा होता है। निक्षालन विधि के द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य, यानी तीनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही कथन है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक रहता है। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाले नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहता है। तो यह बिल्कुल गलत है। सिंधु नदी बिहार में तो बहता है लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं बहता है। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो 2 नंबर हो जाएगा सही, केवल 2। 5 नंबर में कहा गया है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर यानी विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होता है और ध्रुव पर कम होता है। विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह भी तेज होता है। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही व्याख्या करता है। 6 नंबर देखिएगा, जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है, जिस भी क्षेत्र में गर्म धारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलता है वहां पर मछली का क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है। कारण में कहा गया कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से या मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछली के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो आपका जो है इसमें से आर गलत है, आपका केवल ए सही है और आर गलत है। तो हमारा 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इन दोनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है? 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। तो इसमें से दोनों कथन है जो सही है। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? यानी अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहता है। तो बिल्कुल सही है आंसर। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तो बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होता है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी का। तो यह भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन है जो सही है। आगे देखिए 9 नंबर, कालिदास के निम्नलिखित में कौन से नाटक नस्वर राजा पूर्वा और दिव्य अप्सरा उर्वशी के प्रेम कथा को बताता है, यानी प्रेम कहानी को बताता है? तो उस नाटक या कहानी का नाम है विक्रमोर्वशीयम और इसके लेखक है कालिदास। इसी में नस्वर राजा पूर्वा और दिव्य अप्सरा उर्वशी के कहानी को बताया गया है, प्रेम कहानी को बताया गया है।
अगर बात करें माल अग्निमित्रम, इसके भी लेखक कालिदास है और इसमें मालविक और अग्निमित्र के बारे में कहानी बताया गया। अभिज्ञान कुशलतलम में इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के कहानी के बारे में बताया गया और इसके भी लेखक कालिदास है। 10 नंबर देखिए, बोधिसत्व सिद्धांत का संबंध किससे है? बोधिसत्व सिद्धांत का संबंध महायान बौद्ध से है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा, महायान बौद्ध। अगर यही पूछता कि अरिहंत सिद्धांत का संबंध किससे है, तो अरिहंत सिद्धांत का संबंध हीनयान बौद्ध धर्म से है। अशोक के संदर्भ, अशोक के स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है? वही ऑप्शन को देखते हैं कि वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर का अखंड स्तंभ था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक पर एक सुंदर नक्काशीदार पशु की आकृति बना हुआ था, तो यह भी कथन सही है। वे मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे, तो इसमें से आपका तीनों कथन सही है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, बी, A 2 और 3 दोनों। गांधी जी के सिद्धांत का आधार क्या था? गांधी जी के सिद्धांत का आधार था नैतिक। नैतिक गांधी जी के सिद्धांत का आधार था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपियों के द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें कि रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया, तो यह मार्च 1919 में आया था। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो ये था 1942 में हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कुछ पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है, तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में, और 36 से 51 तक किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत यह वाद योग्य नहीं है, यानी इसका अगर कोई पालन नहीं कर रहा है, राज्य पालन नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यह वाद योग्य नहीं है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर रही या मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, तो इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा किया गया है और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, नस्ल आदि के भेदभाव निषेध किया गया है। पंचायत में भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। पंचायती राज विषय में कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय है, इसमें कार्य करने वाले विषयों की संख्या 29 है। आगे देखिए 28 नंबर, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर किया जाता है? तो नियंत्रण और महालेख परीक्षक का नियुक्ति संविधान के आधार पर किया जाता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और नियंत्रण और महालेख परीक्षक का उल्लेख भाग 5 में है, भाग 5 में, और अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शब्द का जिक्र नहीं किया गया, भारतीय शब्द का जिक्र नहीं है। आगे देखिए 20 नंबर, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? तो इसका संख्यात्मक अनुपात 1 के बराबर या उससे कम होता है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा, 1 के बराबर या कम। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आमतौर पर श्वेत तूतिया या फिर उजला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि एप्सम लवण, तो इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4 MgSO4 7H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नीला थोथा का फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 5H2 यानी कॉपर सल्फेट 5H2O। एक और आता है जिसे हम लोग हरा कशिश कहा जाता है, तो हरा कशिश का फॉर्मूला हो जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। इसे हरा कशिश कहा जाता है। तो ये एक बार देख लेते हैं। श्वेत तोता या फिर उजला थोता जिंक सल्फेट को कहा जाता है, हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहा जाता है और नीला थोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो इन चारों ऑप्शन में से पेंडुलम के कंपन जो है यह इंफ्रासाउंड का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगर इससे बात करें कि मधुमक्खियों का भनभनाना जो है यह एक प्रकार का अपस्रव्य तरंग है, जिसका जो है आवृत्ति जो होता है वह
20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। आगे देखिए 23 नंबर, कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो सिनेमा हॉल का जो छत होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रीय आकार का। आगे देखिए 24 नंबर, हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो 2 नंबर बिल्कुल सही है। और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिल जाती है उसको फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में एस्टर का उपयोग किया जाता है, एस्टर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 27 नंबर, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध किससे रखता है? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध डी ब्लॉक से हो जाएगा, इसका संबंध डी ब्लॉक से है। अगर बात करें कि एस ब्लॉक से, तो एस ब्लॉक का संबंध हो जाएगा परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व का। एफ ब्लॉक का संबंध हो जाएगा परमाणु क्रमांक 58 वाला तत्व से। आगे देखिए 28 नंबर, इसमें कहा गया कि जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल में मिलाया जाता है? तो इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। 3 नंबर इसका सही आंसर है। 29 नंबर देखिएगा, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होता है? तो सामान्य मनुष्यों में 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसमें 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, टोटल मिलाकर 46 गुणसूत्र होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला में विटामिन ए पाया जाता है। तो केला विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है या फिर इसे क्या कहा जाता है? तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है, पर्ट्यूसिस कहा जाता है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं, यानी कौन है जो इसमें से जैविक घटक है? जैविक घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा पौधा। हरा पौधा एक जैविक घटक है। और जल, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी, ये सभी तीनों अजैविक घटक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए डी ई के। ए डी ई के विटामिन वसा में घुलनशील है। और अगर पूछा कि जल में, तो जल में बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहां जहां बी है वह नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ डी है और यहाँ पे ए और ई दोनों है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर लिया, यहाँ पे विटामिन बी और डी था, बी और डी था, इसलिए यह गलती होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और ई वसा में घुलनशील है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसली पाया जाता है, 12 जोड़ी पसली पाया जाता है, यानी टोटल 24 गो पसली होता है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल हो जाएगा 1961 से लेकर 66 तक। अगर बात करें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से लेकर 61 तक, और तीसरे का हो जाएगा 61 से लेकर 66, और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से लेकर 74 तक। आगे देखिए 36 नंबर में कहा गया कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा का गुफा है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, बागवानी और शहद। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से लिया गया, रूस से लिया गया है। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो यहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी चीजें लिया गया है। इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, मंत्रिमंडल भी इंग्लैंड से लिया गया है। आगे देखिए 39 नंबर, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के तहत बढ़ाया गया है? तो इसको डिजिटल इंडिया पहल के तहत बढ़ाया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन पहली बार 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न 41 नंबर, हाल ही में आयोजित खेल उत्सव 2024 यहाँ पे है, यहाँ पे 2024 होगा। 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन खेल
खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल गलत है। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें से केवल 2 नंबर सही है। 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसमें पहला संस्करण जो है इसका आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर, हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन वर्ल्ड टूर एंड कप यहाँ पे कप किस टीम ने जीता है? तो यह जो कप है यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है, और इसका जो उप विजेता मोहन बगान सुपर ज्वाइंट है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के किस चरण का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसमें अग्नि के चौथे चरण का सफल प्रक्षेपण किया गया है। आगे देखिए 45 नंबर, तो इसमें 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नि 4। 45 नंबर में दिया गया है कि हाल ही में किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए? US, UE और UK ने यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानून बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि किया, तो बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए AI नवाचार को संतुलित करना है, तो इसमें से दोनों कथन है जो आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन इसका सही है। PM नरेंद्र मोदी की बुरनई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए? यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहला द्विपक्षीय यात्रा था, तो बिल्कुल सही है। और इस वर्ष भारत बुरनई अपने राजनयिक संबंधों का 40वां वर्षगांठ मना रहा है, तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। तो 46 का 3 नंबर सही है। आगे देखिए 47 नंबर, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रोग से संबंधित MDR नई उपचार पद्धति को मंजूरी दिया है, यानी MDR की नई उपचार पद्धति को मंजूरी दिया है, तो किस रोग के लिए? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी रोग के लिए। और भारत में टीबी उन्मूलन दिवस या लक्ष्य जो कह सकते हैं यह 2025 तक निर्धारित किया गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष का है? तो इसका उम्र हो जाएगा 49, यहाँ पे 49 होगा, 49 ईयर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, 49 ईयर। और यह सबसे उम्रदराज व्यक्ति है और इसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। अगर पूछ जाए कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है, तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति का नाम हो जाएगा जिया राय, जो इसका उम्र हो जाएगा 16 वर्ष। भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को जानवरों को मारने की मंजूरी किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह आदेश नामीबिया के द्वारा दिया गया है, जिसमें करीब 700 से प्लस जानवरों को मारने का आदेश दिया गया है। 50 नंबर देखिएगा, हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग खान सर का डेली GK GS का टेस्ट नंबर 2 के साथ।